सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम सारे चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं और सेम उसी कड़ी में आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दो चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं, जो है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म में वो सारे आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग को सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड देन आफ्टर हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट चीज़ जो है वो है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री की 1991 में ऐसी क्या सिचुएशन बन गई थी जिससे हमारी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। रिफॉर्म मतलब बेसिकली होता है सुधार। रिफॉर्म मतलब बेसिकली सुधार होता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में यानी कि 1991 में हमारी कंट्री की ऐसी क्या सिचुएशन बनी थी जिससे हमारे जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नरसिम्हा राव, तो उन लोग को क्या ऐसी सिचुएशन पड़ गई थी कि हमारी इकोनॉमी में रिफॉर्म लाया गया था। पहले की पुरानी चीज़ें बंद कर दी गई थी। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था जिसको हम लोग एलपीजी नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सो बेसिक मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म बेसिकली ये सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी का कॉम्बिनेशन होता है जिससे हम लोग अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ करने वाले हैं, जिससे हम अपनी इकोनॉमी में सोचते हैं कि स्पीड ग्रोथ हो सके, हमारी जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंट हो सके और हम अपने मार्केट को एक्सपेंड कर सके। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बनती हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब बेसिकली होता है सुधार। तो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए जो हम प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमारे कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया था? 1991 में। 1991 में हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म का तीन मेजर कंपोनेंट कौन कौन से थे? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो अब बात करते हैं कि एलपीजी आया क्यों था, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आया क्यों था। तो मैं आपको बता दूं एलपीजी आने से पहले यानी कि 1991 में हमारे कंट्री की ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि बस 15 दिन का हमारे पास पैसा था। हमारे देश चलाने के पास बस 15 दिन का पैसा था। कोई इतना गरीब नहीं होता है कि बस उसके पास 15 दिन का ही पैसा हो। और ये सोचिए कि हमारे देश की वो बात आ गई थी कि बस देश के पास 15 दिन का ही पैसा था। उसके बाद ये बाहर के जो कंट्रीज थे, यूएन था, बाहर के जो यूएस था, वो सारे वो करने लगे थे कि हमारी जो कंट्री है वो 15 दिन बाद बिक जाएगी। तब जाके हमारे जो पीएम नरसिम्हा राव थे, उन्होंने मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के थे, उनसे एडवाइस ली। हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म में वो सारी चीज़ें उन्होंने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उनसे सजेशन लिया कि अब हम अपनी कंट्री में क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, ये जो सिचुएशन, ये जो क्राइसिस है, हम कैसे इससे उभर सकते हैं। तो उन दोनों लोग के अथक प्रयास से हमने एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और तब जाके हमारी इकोनॉमी जो आज डेवलपिंग इकोनॉमी में काउंट होती है, तब जाके हमारी जो स्टेगनेंट इकोनॉमी थी वो जाके डेवलपिंग इकोनॉमी के कैटेगरी में आई। सो अब बात करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो किस किस मेजर रीजन की वजह से आया था। तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो काफ़ी तरह नीचे जा रहा था, काफ़ी तरह गिर रहा था। हमारा जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस था वो काफ़ी तरह फेल हो चुका था, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, रेलवेज था, एजुकेशन सिस्टम था, हेल्थ सिस्टम था, वो काफ़ी तरह फेल हो चुके थे। हमारे कंट्री पे काफ़ी ज़्यादा उधार हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा देशों से हमने पैसा ले लिया था, हमारा फिजिकल डेफिसिट काफ़ी हाई था। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो डेफिसिट में चल रहा था। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, ये सब मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो आप लोग पहले देखिए, देन आप लोग को ये काफ़ी ईजिली समझ आएगा। सो बात करिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हमारा काफ़ी बढ़ गया था। इन्फ्लेशन क्या होता है? हमारा हमारा महंगाई दर, उस समय हमारा महंगाई दर काफ़ी बढ़ चुका था। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म में आप लोग याद कर लीजिएगा, पीएम उस समय के कौन थे हमारे कंट्री के? नरसिम्हा राव थे, पीएम नरसिम्हा राव थे। और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इन दोनों लोग मिलके 1991 में हमारे यहाँ क्या आया था? इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, ठीक है। इस पेज पे इतना ही था, इतना इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान, जो जो मैं बताते जा रहा हूँ वो आप लोग रिवाइज नोट करते जाइए, वो इंपॉर्टेंट है। देन बात करते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के। अब ये तीन कंपोनेंट हो गए। अब लिबरलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आई थी? लिबरलाइजेशन मतलब बेसिकली होता है कि छूट देना। तो लिबरलाइजेशन मतलब बेसिकली होता है छूट देना, ठीक है। तो इसमें कुछ छूट दी गई थी, किसको किसको दी गई थी, वो सारी चीज़ हम लोग बात करते हैं क्या क्या इसमें आया था।
तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को कुछ छूटें मिली थी, फाइनेंस सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स आए थे, फिजिकल रिफॉर्म आया था, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म आया था, एंड फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म आया था। अब हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म आया था, उसमें क्या सुधार किए गए थे, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या सुधार किए गए थे, फिजिकल रिफॉर्म क्या आया था, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म क्या था, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में रिफॉर्म जो आया था वो क्या क्या था। ये सारी चीज़ें हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट अब डिस्कस करते हैं। तो बात करें अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, तो इसमें जो लाइसेंस क्राइटेरिया था इंडस्ट्रीज से, उससे हटा लिया गया। पहले जो 1991 के पहले अगर कोई इंडस्ट्री लगाता था उस पर काफ़ी लाइसेंस आपको लेना पड़ता था, काफ़ी परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट उसको हटा दी। अब लाइसेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया किसी का फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए। पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उसको डिक्रीज कर दिया गया। एमआरटीपी एक्ट था उसको हटा दिया गया। अब जो फ्रीडम था, सॉरी, जो आप इंपोर्ट करते हो कैपिटल गुड को, उसमें आपको फ्रीडम मिल गया। इससे पहले आप कैपिटल गुड को इंपोर्ट नहीं करते थे, उस पर आपको अगर इंपोर्ट भी करते थे तो काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्सेस लगते थे, तो उसको हटा दिया गया। अब आपकी इजीली कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते थे। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म आया, तो जो कई सारे प्राइवेट बैंक को इस्टेब्लिश किया गया, कई सारे प्राइवेट बैंक खोले गए। आरबीआई का रोल जो था उसको चेंज कर दिया गया, रेगुलेटर से फैसिलेटर का रोल आ गया। आरबीआई जो पहले रेगुलेट करता था अब उसका काम हो गया फैसिलेटर का। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो थी उसको भी बढ़ा दी गई थी। फिजिकल रिफॉर्म में क्या था, जो हमारा डायरेक्ट टैक्स था उसको डिक्रीज कर दिया गया। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे कि आपका इनकम टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, तो ये सारे आपके डायरेक्ट टैक्स आते हैं, तो इसको डिक्रीज किया गया। जो टैक्सेशन पॉलिसी थी उसको काफ़ी इजी कर दी गई। जो मीडिएटर रोल थे टैक्सेस में वो काफ़ी इजी कर दी गए। टैक्स सिंप्लीफाइड हो गया, यानी कि अब जो कोई आपको अगर टैक्स पे करना है गवर्नमेंट का तो वो प्रोसेस काफ़ी ईजी हो गया, जिसकी वजह से अगर कोई डायरेक्ट बाहर की कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है हमारे यहाँ तो जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है वो ईजी प्रोसेस हो गया। इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आने लगे। अब कोई मीडिएटर नहीं था टैक्स प्रोसेस में, तो ये काफ़ी चीज़ें फिजिकल रिफॉर्म का पार्ट थी। बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म की, तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में एक हुआ था डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ क्या होता है इसको मैं आपको बता दूं। जब कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा मनी की वैल्यू को डिक्रीज की जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिवैल्यूएशन। इसको मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चैप्टर में पढ़ाया था माइक्रो इकोनॉमिक्स के, कि डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, ये क्या होते हैं टर्म, इससे मनी कैसे रेगुलेट होती है, कैसे मनी की वैल्यू डिफाइन होती है। तो अगर आप लोग को वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा इजीली समझ आएगा डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ क्या होता है। तो बेसिकली अभी यहाँ पे इन शॉर्ट में बता दूं कि जब किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा मनी की वैल्यू डिक्रीज की जाती है तो वो होता है डिवैल्यूएशन, और जब मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार मनी की वैल्यू डिफाइन होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सो अब हमारी जो गवर्नमेंट थी वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरफ चली गई। फिक्स, मैंने आपको बताया था ना मैक्रो इकोनॉमी में फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है और मैनेज फ्लोटिंग होता है। तो ये तीन मेजर्स थे। तो अब हमारी गवर्नमेंट किसकी तरफ शिफ्ट हो गई, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरफ फिक्स हो गई। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या हुआ, तो जो रिडक्शन, जो हमारा कोटा था, जो किसी चीज़ पे एक लिमिट सेट की गई थी उसको हटा दिया गया, उसको कम कर दिया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगती थी उसको हटा दिया गया, जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी उसको हटा दिया गया, जो हम लोग इम्पोर्ट करते थे सामान पे उस पे जो लाइसेंस लगता था उसको हटा दिया गया। लेकिन किसी की दो चीज़ों पे, किसी जो प्रमुख चीज़ें थी उस पे अभी भी इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी भी लगती थी। जैसे आप केमिकल सब्सटेंस ले रहे हैं, कोई अगर आप मिलिट्री के गुड्स ले रहे हैं तो उस पर अभी भी टैक्सेस लगते थे। तो ये कुछ मेजर्स पार्ट थे, कुछ मेजर कंपोनेंट थे हमारे लिबरलाइजेशन के। अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन में क्या था। तो प्राइवेटाइजेशन बेसिकली ये आप समझिए, प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है, एक तरह से होता है कि आप अपना मालिकाना हक दूसरे को दे दे, और या तो आप अपने कुछ प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दें। तो इसमें दो टर्म आता है, प्राइवेटाइजेशन आता है और एक आता है डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन को हम लोग पहले समझते हैं। सो प्राइवेटाइजेशन बेसिकली ये होता है कि जब हम, मतलब मान लीजिए पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर के काफ़ी फेलियर हो रहा था 1991 के पहले। जो हेल्थ सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम था, जो ट्रांसपोर्टेशन था, या फिर जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज आती थी वो काफ़ी तरह फेल हो चुकी थी। तो गवर्नमेंट उस लॉस को झेलने के लिए उसको प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी। जब पूरी तरह ओनरशिप शिफ्ट हो गई पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में, पूरा मालिकाना हक पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर पे आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। बेसिकली जब ओनरशिप राइट आपका शिफ्ट होता है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर पे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। और जब कुछ हिस्सा, यानी कि मान लीजिए जैसे रेलवे है तो रेलवे का 30% गवर्नमेंट सेल कर दी किसी प्राइवेट कंपनी को, तो उसको हम लोग कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जब कोई हिस्सा
यानी अपने पूरी प्रॉपर्टी नहीं, कुछ हिस्सा उसको इन्वेस्ट करती है यानी सेल करती है प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। सो इसमें प्राइवेटाइजेशन में जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो थोड़ा सा कंट्रास्ट हो गया, यानी कि सुकड़ गया। जो पहले कई सारी चीज़ों को गवर्नमेंट अपने अंडर लेके चलती थी, अब प्राइवेटाइजेशन के अंदर सारी सारी चीज़ें छोड़ती चली गई। प्राइवेट सेक्टर का रोल इसमें बढ़ने लगा। कंपनियां जो गवर्नमेंट की थी वो सेल होने लगी, जिससे गवर्नमेंट का जो लॉस था वो उसको मेंटेन किया जा सके, उसको उभरा जा सके। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय सेलिंग द पार्टी ऑफ इक्विटी टू द पब्लिक इन द प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मैंने बताया, जब कोई छोटा हिस्सा अपनी पूरी प्रॉपर्टी का नहीं, कुछ इसका परसेंटेज सेल किया जाता है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। द गवर्नमेंट हैड लिस्टेड 9 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विद द नेम ऑफ नवरत्ना कंपनी। तो सारी चीज़ों को गवर्नमेंट, जो भी पब्लिक सेक्टर के अंदर कंपनियां आती थी उसको गवर्नमेंट या तो पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दी या तो उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन 9 इंडस्ट्रीज को अभी भी अपने अंदर रखी थी, और उसको गवर्नमेंट किस नाम से डिनोट की थी? नवरत्ना कंपनीज के नाम से डिनोट की थी। तो प्राइवेटाइजेशन के बेसिकली अंदर आपको दो टर्म देखने को इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा, डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, और नवरत्ना क्या होता है। ये तीन चीज़ प्राइवेटाइजेशन से आपसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर आपका प्राइवेटाइजेशन से कोई क्वेश्चन नहीं राइज होगा। सो बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली ये है कि जो हम अपनी इकोनॉमी है, पहले 1991 से पहले हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे काफ़ी हाई टैक्सेस रखते थे। हाई टैक्सेस इसलिए रखते थे क्योंकि जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा सके। लेकिन जब हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं रही, तो अब हम अपने जो कंपटीशन हम फॉर जो अपने हाई टैक्सेस लगाए थे, हाई टैरिफ एंड टैक्सेस लगाए थे अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, इसको हटा दिए। और ताकि हमारा जो गुड्स है बाहर जाके सेल हो सके, बाहर के गुड्स हमारे यहाँ सेल हो सके, चीज़ों को हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ा सके। तो जब भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पूरी हम कंट्री के साथ करने लगे, वर्ल्ड के साथ करने लगे, तो ये होता है बेसिकली ग्लोबलाइजेशन। The integration of domestic economy with the rest of the world is known as globalization. In other words, it may be defined as the process associated with increasing growing economic interdependence and deepening economic integration in world economy. Policy promoting globalization. तो कुछ पॉलिसीज दो थी जो हमारे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को प्रमोट करी थी, वो कौन कौन सी हैं? इंक्रीज इन लिमिट ऑफ इक्विटी इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इससे बढ़ा था। रिडक्शन इन टैरिफ, तो टैरिफ एंड कोटास जो टैक्सेस लगते थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे वो कम हो गए थे। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, तो क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो थी उसको भी हटा दिया गया था। तो ये कुछ मेजर्स पॉलिसीज थी जो हमारे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को प्रमोट कर रही थी। अब बात करते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है? सो आउटसोर्सिंग को आप लोग ये समझिए, जब कोई कंपनी किसी काम के लिए अपने कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ जाती है, या तो क्यों इस तलाश में जाती है क्या तो वहाँ पे उनको स्किल्ड लेबर मिल जाएंगे, और उनको जो लेबर मिलेंगे वो लो वेजेस रेट में मिलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग। जैसे मान लीजिए एप्पल की कंपनी है आपके अमेरिका में, ठीक है, एप्पल की कंपनी फ़ोन बना रही है, वो एज अ कस्टमर केयर इंडिया में अच्छे स्किल्ड लोगों को खोजेंगी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस काफ़ी इजीली अच्छे से कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग उनकी अच्छी हो। तो मान लीजिए एप्पल कंपनी फ़ोन बना रही है, कोई उनके फ़ोन में डिफेक्ट आया, तो एप्पल की कंपनी में फ़ोन मिलाएंगे एज अ कस्टमर केयर, तो वो तो जो फ़ोन बना रहा है वो तो फ़ोन नहीं उठाएगा ना। फ़ोन उठाने के लिए उन्होंने कस्टमर केयर के लिए एक अलग सर्विस बनाई है, जहाँ पे उनको ईजिली कम्युनिकेटर अच्छे मिल जाएंगे, ईजिली लोग लो वेज रेट पे मिल जाएंगे कि लोग जहाँ पे काम करते हैं। तो वो बेंगलुरु एक हब है यहाँ पे, आप लोग तो जानते होंगे बेंगलोर हमारे यहाँ हब माना जाता है डिजिटल एरिया का, डिजिटल एरा का। तो वहाँ पे बेंगलोर में कई सारी कंपनियों एज अ अपने यहाँ वहाँ पे एज अ कस्टमर केयर वहाँ पे अपॉइंट की हैं, तो वहाँ पे फ़ोन उठाएगा, वो बात करेगा। तो इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग बेसिकली ये होता है कि अपने यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह पे किसी चीज़ को अच्छे सस्ते दाम पे और स्किल्ड लेबर की खोज में अगर कोई जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आपको मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको नोट्स पढ़ना है, आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, तो सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा। एंड बात करते हैं कि अब कुछ मेजर्स इनिशिएटिव जो कुछ मेजर्स पॉइंट तो थे हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म के, वो क्या क्या थे, जैसे कि अचीवमेंट क्या क्या थी हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी की। जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था उसके कुछ डेमेरिट्स थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारे WTO का फंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। सो अचीवमेंट क्या थी, हमारा जो इकोनॉमिक रेट था वो काफ़ी बढ़ गया था। हमारा जो इन्फ्लेशन रेट था, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ की बात करें, तो जो हमारा जीडीपी ग्रोथ 1990 में 5.6% था, वो हमारा 2016 में 7.8% से बढ़ गया था। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। हमारा जो
हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो हमारा $3,362 मिलियन था 1990 में, जो कि हमारा $25,186 मिलियन हो गया 1995 में, यानी कि बस 3-4 साल के अंदर ये लगभग उसका 4 गुना 5 गुना बढ़ गया है। तो आप लोग देख लीजिए इकोनॉमिक रिफॉर्म के कितने हमारे यहाँ फ़ायदा हुए थे, जो कि हमारे 15 दिन के बस हमारे पास पैसा बचा था, उस सिचुएशन से हम कितना अपने आप को बूस्ट करके कितना ऊपर लेकर आए थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, हमारा जो इन्फ्लेशन रेट था वो भी घट गया था, यानी कि जो महंगाई दर था हमारे यहाँ 1990 में 17% था, वो हमारे यहाँ 2001 में मात्र घट के 6.5% रह गया था। फिजिकल डेफिसिट हमारे यहाँ काफ़ी घट गया था, जो कि 8.5 से हमारे यहाँ घट के आ गया था 5%। फिजिकल डेफिसिट बेसिकली होता है उधार, यानी कि अगर हम 100 रुपये कमा रहे थे तो 1990 में हम 100 रुपये अगर कमा रहे हैं तो 8 रुपये हम किस में खर्च कर दे रहे हैं, उधार की रीपेमेंट करने में। उधार अगर हम 8 रुपये खर्च कर दें रीपेमेंट में, तो अब तो हम बस अपने ऊपर 92 रुपीज़ खर्च कर पा रहे हैं, स्पेंड कर पा रहे हैं। तो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आया तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था वो 8.5 से कट के 5.5% तक आ गया। तो यानी कि अब हम अपने ऊपर 5 रुपीज़ ही बस हम अपने रीपेमेंट ऑफ लोन की तरफ खर्च कर रहे हैं, यानी कि अब हम अपने ऊपर कंज्यूम जो स्पेंड कर रहे हैं वो 95 रुपीज़ कर रहे हैं। सो ये बेसिकली होता है फिजिकल डेफिसिट। ड्यू टू रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्टार्टेड टू इंक्रीज। तो हमारे यहाँ से जब एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया तो हमारे कंट्री से जो एक्सपोर्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे, हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान जाने लगा। डीमेरिट्स क्या क्या है इसके अंदर, तो जो ये है हमारे इसमें एग्रीकल्चर का रोल था उसको डिक्रीज कर दिया गया। इस एग्रीकल्चर का जो था उसका रोल यहाँ पे डिक्रीज कर दिया गया था हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। सिक्योरिटी ऑफ जॉब हैज़ बीन डिक्रीज ड्यू टू एंट्री ऑफ एफडीआई एंड मल्टीनेशनल कंपनी। तो जो जॉब सिक्योरिटी का था ऑप्शन वो काफ़ी डिक्रीज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने लगा, हमारी जो सरकारी कंपनियां थी उसका प्राइवेटाइजेशन होने लगा, जिससे जो जॉब सिक्योरिटी थी वो कहीं ना कहीं कम होने लगी। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री हैज़ डिक्लाइन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आने के कारण जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको काफ़ी नुकसान हुआ, वो उतनी रैपिड ग्रोथ नहीं कर पाई, वो चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाई। और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थी जहाँ हमारी बड़ी बड़ी सिटी हैं उनका काफ़ी डेवलपमेंट होता चला गया, और जो छोटे शहर थे उनका उतना ध्यान नहीं मिला, जिसके कारण अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुआ, और हमारी जो छोटी छोटी एरिया थी वो उतनी डेवलप नहीं कर पाए जितना कि हमारी बड़ी सिटीज़ कवर डेवलप कर गई। The disinvestment policy was also not favorable for domestic investors, led to the unbalanced growth between the sectors। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसमें भी फेवरेबल फॉर हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे उनके लिए फेवरेबल नहीं था, जिसके वजह से हमारा जो ग्रोथ था डिफरेंट सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, उसका इक्वल ग्रोथ नहीं हुआ। हमारा जो टेरिटरी सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर गया, प्राइमरी सेक्टर अभी भी पीछे है। आप लोग देखिए spread of consumer and the promotion of interest of consumer। The new economic policy has encouraging a dangerous trend of consuming by encouraging the production and luxurious item of superior consumption। तो बेसिक बात यह है कि जो हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था तो उसके कुछ मेरिट्स भी थे, कुछ डीमेरिट्स भी थे। मेरिट कई ज़्यादा थे, कई ज़्यादा उसको कौन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक सिचुएशन, जिस इकोनॉमिक सिचुएशन में वो ये रिफॉर्म हमारे कंट्री में आया, जो सुधार हमारे इकोनॉमिक सुधार, हमारे अर्थशास्त्र का जो सुधार हमारे कंट्री में आया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और उस सिचुएशन में इस पॉइंट को हम लोग डीमेरिट को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। आपके डीमेरिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मेरिट पे ध्यान दीजिए, वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट रह सकता है। सो अब बात करते हैं WTO का क्या रोल है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 को इस्टेब्लिश किया गया था। 164 कंट्री इसका पार्ट है। कितनी पार्ट है? 164 कंट्री इसका पार्ट है WTO का। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक इसका ये फंक्शन है कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है कंट्री में, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ईजिली हो सके। ये एज अ वॉच डॉग काम करता है कि हाँ, निगरानी कर सके कि जो चीज़ों का ट्रांजेक्शन हो रहा है ईजिली होता रहा है या नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। तो इसके कुछ फंक्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे कि टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर कंट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करता है। ऑलवेज ट्राई टू रिमूव द टैरिफ बैरियर बिटवीन द कंट्रीज, टैरिफ बैरियर को रिमूव करने के लिए काम करता है। एक्ट एज अ फोरम ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू मेंबर कंट्री टू डिसाइड फ्यूचर स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू टैरिफ एंड टैरिफ टू एडमायर द रूल एंड प्रोसेस रिलेटेड टू डिस्पाइट द सेटलमेंट।
सो अगर किसी कंट्री में ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट्स चल रहा है तो उसको भी सेटलमेंट करने का ये WTO का काम रहता है, वो WTO काम करता है। टाइम टू टाइम ये अपनी मीटिंग कराता है, जिससे सारी कंट्री में मिल के अपने आगे के प्लान्स को डिस्कस करती हैं, आगे कैसे प्लान करना है, आगे कैसे कंट्री के ग्रोथ, जो ट्रेड को ग्रोथ के लिए कैसे अपने ट्रेड बैरियर्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या टैक्सेस लगेंगे क्या नहीं लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मीटिंग में ये लोग डिस्कस करते रहते हैं, जो भी इसकी मेंबर कंट्री रहती हैं। सो इस चैप्टर में इतना ही था, आप लोग इतना ध्यान से कर लीजिए, इसके बाहर आपका एक भी पॉइंट का क्वेश्चन नहीं अराइज होगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर के। तो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? तो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली होता है कि आपके पास जो स्किल है, जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टाइज आपके पास एक्सपीरियंस है, उसका यूज़ करके आप अपने कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों का यूज़ करके, ये होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल बेसिकली आपके स्किल्स, आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस को यूज़ करके इकोनॉमी में कैसे ग्रोथ हो रहा है, क्या ग्रोथ हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर लाने के लिए जो भी अथक प्रयास होता है गवर्नमेंट द्वारा, जैसे आपको मान लीजिए ह्यूमन कैपिटल का एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि आप एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, आप एजुकेटेड हैं तो आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम कर सकते हैं। आप एजुकेटेड है, आप मिसाइल बना सकते हैं, आप रॉकेट बना सकते हैं, आप मेडिसिन बना सकते हैं, आप वैक्सीन बना सकते हैं। इससे आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। आप एक वैक्सीन बनाएं, आपकी वैक्सीन, जैसे अब मान लीजिए चाइना में यहाँ पे कोरोना वायरस आया था 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले, उसमें जो वैक्सीन बनाई जा रही थी, हमारे कंट्री के डॉक्टर्स थे, जो फिजिसिस्ट थे, केमिस्ट्रिस्ट थे, उन्होंने बनाई, फिर वो वैक्सीन बनाई, कोरोना की वैक्सीन बनाई, कोविन बनाई, कोवैक्सीन बनाई। तो इसको जब इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया, उससे जो हमारे कंट्री में रेवेन्यू जनरेट हुआ, इससे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। तो अगर किसी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल है तो बेसिक बात यह है कि उस कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ऑब्वियस सी बात है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी वो कंट्री। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज मेड ऑन एजुकेशन। मैनी फैक्टर अफेक्ट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेसिक वही होता है कि हम अपने ह्यूमंस में ऐसी ऐसी चीज़ें, स्किल्स ऐड करें, नॉलेज ऐड करें, उनको एक्सपीरियंस दे, ताकि वो काम कर सके हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो बेसिकली ये होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है? या तो हम अपने एक्सपेंडिचर करें, किस पे खर्चा करें, अपने एजुकेशन पे। अगर हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को हम अपने एजुकेट करें, पढ़ाएँ लिखाएँ, उनको प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करें एजुकेशन को लेके, उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड करें, डिग्री प्रोवाइड करें, उनको कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की जो पढ़ाई है वो प्रोवाइड करें, तो कहीं ना कहीं ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल साबित होगा, हमारे जो कंट्री है उसके ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। सेकंड जो है, हम अपने हेल्थ के ऊपर, हमारे अपने कंट्री के हेल्थ के ऊपर खर्चा करें, अपने कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करें, तो इससे भी हमारा ह्यूमन कैपिटल जो फॉर्मेशन है वो भी बढ़ेगा और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। अगर किसी कंट्री में लोग स्वस्थ हैं, मान लीजिए किसी कंट्री में लोग स्वस्थ हैं, तो वो ज़्यादा अपनी एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं, ज़्यादा कोई काम करे तो उसको और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और कोई मान लीजिए बीमार आदमी है, बीमार कोई कंट्री है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भूखमरी के कारण मर रहे हैं, उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा है, तो वहाँ लोग कैसे काम करेंगे? आधा काम करेंगे, आधा नहीं करेंगे, आधा काम करके छोड़ देंगे। तो ये बेसिक बात है कि अपनी जो, अगर हम अपने एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने हेल्थ पे खर्च करना चाहिए, देन आफ्टर हम एजुकेशन पे खर्च करें। अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे? हम 1 घंटा बैठने को कह दिया जाए तो हम बैठ नहीं पाएंगे उतने, उसी में 4 बार इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारा हेल्थ का पार्ट है। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर एजुकेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं, अगर हम किसी जगह काम कर रहे हैं तो वहाँ हमें और ट्रेनिंग दी जाए कि आपको ये काम और कैसे अब बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। हमें उस जगह पे ट्रेनिंग दी जाए कि आप इस काम को ऐसे ऐसे कर सकते हैं जिससे और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन पे हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जो कि हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा जब लोग ज़्यादा स्वस्थ होकर काम करेंगे, ज़्यादा हेल्दी लोग काम करेंगे, एजुकेटेड लोग काम करेंगे, तो जो हमारा प्रोडक्शन है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हमारे बढ़ जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि अगर मान लीजिए एजुकेटेड लोग हैं वो बढ़िया बढ़िया दवाई बढ़ाएंगे, बढ़िया हॉस्पिटल बनाएंगे, तो इससे जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। आप लोग देखिए 1947 में जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बस 32 ईयर्स थी, ठीक है।
32 ईयर्स थी। क्यों थी? क्योंकि उस समय हमारे ह्यूमन कैपिटल पे उतना पैसा नहीं खर्च होता था, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट उतना पैसा नहीं खर्च करती थी। लेकिन अब यानी कि बात करें अगर प्रेजेंट डे की, तो अभी जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 68 ईयर है। क्यों? क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी चीज़ों का सुधार हुआ है, हेल्थ सेक्टर काफ़ी बढ़िया हो गया है, जिससे अब लोगों को मेडिसिन्स काफ़ी अच्छी-अच्छी प्रोवाइड होने लगी है कि हमारे कंट्री में मेडिसिन्स खुद बन रही हैं। तो इससे जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ चुकी है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो बढ़िया-बढ़िया चीज़ें बनाएँगे, बढ़िया पैसा कमाएँगे, तो इससे हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। इंक्रीज़ पार्टिसिपेशन एंड ब्रिंग इक्वलिटी आएगी, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो जो भेदभाव की भावना है उससे कम हो जाएगा, कहीं न कहीं हम उसको त्याग देंगे। अगर आप लोग खुद देखिए जो सेक्टर पढ़ा लिखा है, वहाँ पे ये जो अनइक्वालिटी की जो दिक्कत है वो कहीं न कहीं समाप्त होती है, कहीं न कहीं वो कम होती जा रही है। इनोवेटिव स्किल्स आएगी, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी रहेगा, दिमागदार आदमी रहेगा, उसको बेटर फैसिलिटी मिलेगी, तो वो जो अपने दिमाग में नई-नई स्किल्स लाएगा, नई-नई आइडिया लाएगा कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे भी किया जा सकता है। बढ़िया-बढ़िया टेक्नीक आएगी। अब जैसे आप लोग सोचिए कि अगर ये टेक्नीक नहीं रहती, लैपटॉप नहीं रहता, फ़ोन नहीं रहता, तो मैं आपको कैसे पढ़ा सकता था? घर से नहीं पढ़ा सकता था। ये काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता। मैं अब या तो मैं क्लास अरेंज करता लाइव क्लास का सॉरी फिजिकल क्लास अरेंज करता जहाँ पे सारे बच्चे आके बैठते, मैं वहाँ पे आपको लेक्चर आपको डिलीवर करता, या तो मैं आपको घर घर जाके पढ़ाता, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो जाता। लेकिन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी किसका पार्ट है? इनोवेटिव स्किल। किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा कि लैपटॉप बनाया जा सकता है, उसके दिमाग में आइडिया कैसे आया होगा? क्योंकि वो पढ़ा लिखा होगा, कहीं ना कहीं उसको कुछ सोचा होगा, वो हेल्दी होगा, उसके पढ़ाई लिखाई में ऐसा सपोर्ट सिस्टम, उसका इकोसिस्टम इतना बढ़िया बना होगा कि जिससे उसके पास ये आइडिया पहुंचा होगा कि ये भी किया जा सकता है, ऐसे भी काम किया जा सकता है। तो ये सारे पार्ट्स हैं जो हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रोल्स निभाते हैं, जिससे हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या है हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। तो जैसे हमारी बढ़ती जनसंख्या, राइजिंग पॉपुलेशन, ये एक ऐसी समस्या है जो हर जगह एक कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। अब राइजिंग पॉपुलेशन, जैसे कि अभी आपका करंट डाटा जो आया है उसमें ये बता दिया गया है कि हम जो चाइना के पॉपुलेशन है उसको पार कर चुके हैं। अब मान लीजिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो खूब ज़्यादा हॉस्पिटल्स बना रही है, खूब ज़्यादा एजुकेशन स्कूल बना रही है, गवर्नमेंट सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी रैपिड ग्रोथ बढ़ती जा रही है कि जो जो भी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है वो सारी चीज़ें कम पड़ती जा रही हैं। गवर्नमेंट आज स्कूल बनाई, एक स्कूल बनाई, उसमें 50 बच्चों की मान लीजिए बैठने की जगह है। एक दिन में बर्थ हो जा रही है 100 बच्चों की, तो 50 बच्चे जो एक्स्ट्रा हो गए वो कहाँ बैठेंगे? नहीं बैठ पाएँगे, उनके पास जगह ही नहीं है। तो इस वजह से भी हमारी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो उसके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है, वो चीज़ों को उपयोग नहीं कर पा रही है, उसका कोई इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन नहीं रह पा रहा है। इनसफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम, मैंने आपको बताया इनसफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ब्रेन ड्रेन है कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहीं और जाके शिफ्ट हो जा रहे हैं, कहीं और के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका में हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कंट्री से माइग्रेट करके दूसरे कंट्री में चले जा रहे हैं, वहाँ के लिए काम कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो इसको हम लोग ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इनसफिशिएंट एग्रीकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो काफ़ी तरह नीचे चला गया है। अब जो आज़ादी के पहले का एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें जो हमारा प्रोडक्शन लेवल था वो काफ़ी हाई था, लेकिन अब उसके अगर कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी लो है। रिसोर्स जो हमारी है वो इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट प्लानिंग मैन पावर, तो मैन पावर की जो प्लानिंग की जा रही है, कैसे कितने लोग यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, तो उसकी जो प्लानिंग है वो अब जो है अनसफिशिएंट है। वो उतनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो जॉब क्रिएट हो रही है वो काफ़ी कम है। तो ये कुछ मेजर्स प्रॉब्लम थी हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक इसेंशियल पार्ट है, तो वो एजुकेशन है। एजुकेशन, अगर कोई आदमी एजुकेट रहेगा तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ईजिली फॉर्म कर सकता है। अगर कोई एजुकेट रहेगा तो जो इनइक्वालिटी की दिक्कत है उसको डिसमिस कर सकता है। जो मान लीजिए पॉपुलेशन की दिक्कत है उसको डिक्रीज़ कर सकता है। पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पता है कि हाँ, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो आजकल के युवा हैं, आप लोग जो हैं, हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जो एजुकेशन, जो मान लीजिए अब कोई पढ़ा लिखा आदमी है, वो अगर जो भी दिक्कत है हमारी इकोनॉमी में, अब मोस्टली सारे रिलेटेड है पॉपुलेशन को लेके। तो पॉपुलेशन पे एक गवर्नमेंट को ऐसा कंट्रोल लाना चाहिए जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग एजुकेशन सिस्टम की, तो एजुकेशन सिस्टम को माना जाता है एक एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी अभिन्न अंग है।
अब बात करते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बेसिकली वो रेशियो है कि जो भी टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें टोटल पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रेन आउट ऑफ सॉरी जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पे स्कूल प्राइमरी एजुकेशन को अटेंड कर पा रहे हैं और आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर स्टूडेंट, तो जितने बच्चे स्कूल की शिक्षा को अटेंड कर पा रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन अटेंड कर पा रहे हैं, जो प्राइमरी शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर स्टूडेंट एट अ पर्टिकुलर एज, तो ये जो रेशियो है उसको हम लोग ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कहते हैं। लिटरेसी रेट तो आप सभी को पता होगा, हमारे कंट्री में एक समय पे कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं, उसी को लिटरेसी रेट कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। Human resource development is the integrated of training and career development effort to improve the performance of an individual or a group as well as overall organization effectiveness। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली ये है कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपके करियर डेवलपमेंट के लिए एफर्ट किया जाएगा, जिससे आप अपने अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपना ह्यूमन कैपिटल डेवलप कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर ये आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके लिए सूटेबल होगा, और अगर आप इन फ्यूचर कहीं और काम करते हैं तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल काफ़ी होगा। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म को मैंने ख़त्म कर दिया। इस दोनों चैप्टर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप लोग इतना कर लीजिए। एंड देन आफ्टर हम लोग जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उससे हम लोग एमसीक्यू भी इस टाइप से सॉल्व करेंगे जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर